हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षण के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार सब्जेक्ट जो हमारा एजुकेशन 5 है वो पढ़ेंगे। तो आज की क्लास जो हमारी होगी वो रिवीजन की होगी, यानी कि इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, बस उसको थोड़ा सा मुझे रिवीजन करवाना है और उसके बाद फिर आगे के चैप्टर जो हैं उनको कंटिन्यू हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर था वो हमारा क्या था? मापन एवं मूल्यांकन। दोस्तों, मापन और मूल्यांकन ये दोनों चीज़ें हम अपनी दैनिक लाइफ में करते हैं, यानी दैनिक जीवन में करते हैं। कैसे करते हैं? किसी भी चीज़ का मापन करते हैं, जैसे कि कभी बाज़ार गए या घर में कोई वस्तु रखी है जो तौलने योग्य है उसका, या फिर जो कोई तरल चीज़ भी हो सकती है उसका भी मापन करते हैं। अगर किलो बाँट होता है तो उसको तौलते हैं। अगर तौलने योग्य चीज़ नहीं होती है या वो चीज़ हमारे पास नहीं होती है तो उसको हम आंकते हैं। कैसे आंकते हैं? ये 2 किलो तक होगा। जैसे सब्जी वगैरह कुछ लेते हैं तो कोई चीज़ जैसे कि कोई वैसे सब्जी ले लेते हैं जो तौली ना जाती हो, तो आंकते हैं कि ये इतने तक होगा। तो वही चीज़ हमारा है मापन और मूल्यांकन। तो मापन मूल्यांकन को बहुत ही आसानी से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि बिल्कुल समझकर। तो शैक्षिक मापन अभी तक ये जो मापन था ये हमने आपको बताया दैनिक जीवन में कैसे यूज करते हैं। शैक्षिक मापन में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस उसी टाइप से होता, उसका यूज दूसरी टाइप से होता है। तो वो चीज़ हम लोग समझेंगे बस, क्योंकि बचपन से 1 से लेकर आज आप लोग डीएलएड कर रहे हैं, इस अवस्था तक पहुँचे हैं, तो इस मापन और मूल्यांकन से गुजरते हुए आप इस अवस्था पे पहुँचे हैं, ऐसे नहीं पहुँचे हैं। आपका हर प्रतिवर्ष प्रति 6 माह पर आपका मूल्यांकन हुआ है, आपका मापन किया गया है। मूल्यांकन के फलस्वरूप आप आज इस कंडीशन पर पहुँचे हैं। क्लियर? तो मैं समझती हूँ कि आपको ये समझना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि आप उस कंडीशन से गुजरे हैं। आप नहीं, सभी लोग गुजरते हैं मापन और मूल्यांकन की कंडीशन से। तो मापन और मूल्यांकन को बिल्कुल हम लोग बिल्कुल फील करके पढ़ेंगे, क्योंकि जो चीज़ें लाइफ में गुजर चुकी होती हैं उन्हें ज़्यादा याद करना नहीं होता है। तो मापन और मूल्यांकन को भी इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि शैक्षिक मापन है क्या। किसी भी अवलोकन को मात्रात्मक रूप में व्यक्त करना ही मापन कहलाता है। यानी किसी अवलोकन मीन्स क्या होता है दोस्तों? देखना। अवलोकन मीन्स क्या होता है? देखना। तो देखकर किसी चीज़ को जो हम मापने का कार्य करते हैं, तो देखते हैं किसी चीज़ को, जैसे हमारे सामने, बाय द वे मैं सिर्फ दैनिक जीवन को लेकर चल रही हूँ, आपके सामने थोड़ी सी दाल रखी है, डब्बे में दाल है, आप उसको अब कैसे आंकोगे? उसको एक मात्रात्मक रूप दोगे कि अरे ये तो आधा किलो है, 1 किलो है, जो भी है, तो वजन में उसको मात्रा का रूप दोगे। तो किसी भी अवलोकन को यानी देखकर किसी चीज़ को मात्रा में व्यक्त करना ही मापन कहलाता है। दूसरे शब्द में समझना चाहें तो आप लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि किसी भौतिक पदार्थ के गुण अथवा विशेषताओं के परिणाम को अंकात्मक रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया मापन कहलाती है। यानी भौतिक पदार्थ, कोई भी पदार्थ है हमारे आसपास, तो उसको उसके गुण और उसके विशेषता के आधार पर उसको अंकात्मक, किलो में, वजन में, लीटर में, इस तरीके के रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया ही मापन कहलाती है। क्लियर? मापन के क्षेत्र में सर्वप्रथम फ्रांस के 2 वैज्ञानिक, ये यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है दोस्तों, ये आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है कि मापन के क्षेत्र में सर्वप्रथम फ्रांस के 2 वैज्ञानिक कौन कौन से हैं? तो ट्रांस वी यूरल हैं, और कौन से हैं? तो सैगुइन हैं। इन दोनों ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। कौन कौन से वैज्ञानिक हैं हमारे? ट्रांस वी यूरल और सैगुइन, ये दोनों महत्वपूर्ण कार्य किए हैं मापन के क्षेत्र में। तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकता है कि मापन के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन से व्यक्तियों ने अपना योगदान दिया है? तो वो हमारे फ्रांस के 2 वैज्ञानिक हैं।
क्लियर। फिर 19वीं शताब्दी के अंत में उंड महोदय ने 1880 ईस्वी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करी। इससे भी क्वेश्चन आता है, यहाँ पर ही नहीं आपके टेट में भी आता है क्वेश्चन कि 19वीं शताब्दी में के अंत में उंड महोदय ने 1880 सन आप लोग जरूर याद करिएगा, 1880 ईस्वी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की है। और 1905 में विनय साइमन ने बुद्धि मापन का परीक्षण किया। आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में बुद्धि का पूरा चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपको रिवीजन की ज़रूरत है बस। 1905 में विनय साइमन ने बुद्धि मापन का परीक्षण किया था। क्लियर। उसके बाद 1912 में मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु में स्टर्न महोदय ने सूत्र का प्रतिपादन किया। स्टर्न महोदय और यहाँ पर एक और थे कुलमान जी, दोनों ने मिलकर किया था। क्लियर। तो ये आपको फैक्ट याद करने बहुत ही ज़रूरी हैं कि दो व्यक्ति थे फ्रांस के जिन्होंने मापन के क्षेत्र में योगदान दिया। 19वीं सदी में उंड महोदय ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करी और 1905 में विनय साइमन ने बुद्धि मापन की परीक्षण किया। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम लोगों ने मापा है, तो बुद्धि को मापा है, एक अंकात्मक रूप दिया है जो हम लोग फार्मूले से निकालते थे। कैसे था फार्मूला? IQ लेवल बराबर IQ बराबर MA अपान CA इंटू 100, इस तरीके से जो आता था तो वो उससे बुद्धि लब्धि निकालते थे, वो भी हमारा एक प्रकार का मापन था। क्लियर। फिर 1912 में मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु में स्टर्न महोदय ने सूत्र का प्रतिपादन किया। क्लियर। फिर भारत में बुद्धि मापन की परीक्षाओं के मापन का श्रेय लाहौर के डॉक्टर CH राइस को जाता है। किसको जाता है दोस्तों? डॉक्टर CH राइस को जाता है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि भारत में दोस्तों वो जो बुद्धि परीक्षण उन्होंने विनय साइमन जो लाए थे वो बाहर के थे, यानी कि वो विदेशी थे, यहाँ के नहीं थे। बट इसको भारत में कौन लाया? तो डॉक्टर CH राइस लाए। तो इन्हीं को इनका श्रेय जाता है, यानी कि बुद्धि मापन की परीक्षाओं के मापन का जो श्रेय है वो लाहौर के डॉक्टर CH राइस को जाता है। फिर एक परिभाषा देख लेते हैं मापन की मैकलाइन के अनुसार। परिभाषा क्या कहती है कि यदि कोई वस्तु किसी परिमाण में अस्तित्वमय है तो उसका मापन हो सकता है। यानी कोई वस्तु है और वो अपने परिमाण में अस्तित्वमय है, यानी कि वो ऐसी वस्तु है कि उसको मापा जा सकता है, यानी कि वो तरल पदार्थ में है या फिर कुछ ठोस पदार्थ में है या कठोर, किसी भी कैटेगरी में हो, मतलब उसको अपने अस्तित्व में है अपने चीज़ों में, तो उसको मापा जा सकता है। क्लियर। अब जैसे कि कपड़े को मापा जा सकता है, बुकों को मापा जा सकता है, तो उसके रेंज को मापा जा सकता है, उसके वज़न को उसके गुण के हिसाब से मापेंगे। जैसे खरीदने जा रहे हैं तो वज़न के हिसाब से नहीं मिलता, तो उसको वज़न के हिसाब से थोड़ी ना खरीदेंगे, उसको रेंज के हिसाब से लेंगे जितना रेट होगा। जब उसको बेचेंगे तो उसको कबाड़ के हिसाब से, तो वो तोल के हिसाब से लेगा। क्लियर। फिर शैक्षिक मापन की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो सबसे पहले देखेंगे कि शैक्षिक मापन की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो पहला है कि मापन वैज्ञानिक प्रगति का आधार है। मापन जो है ये वैज्ञानिक प्रगति है, हम लोगों की नहीं है, वैज्ञानिक प्रगति का आधार है। मापन मूल्यांकन में सहायता करता है, यानी मापन जो है वो फाइनली मूल्यांकन में सहायता करता है। मूल्यांकन हमारा आखिरी पड़ाव होता है जिससे हम बिल्कुल डिसीजन ले लेते हैं कि हमको क्या करना है, ये फाइनल कर देते हैं कि हाँ वो उतना ही है। और मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन बहुत ही शुद्ध मापन है, यानी कि उसको कोई टाल नहीं सकता, काट नहीं सकता, वो आत्मनिष्ठ नहीं होता है। और मूल्यांकन के लिए उपकरणों की आवश्यकता होती है, यानी कि मापन अंदाज के करते हैं और मूल्यांकन के लिए हमें तराजू की आवश्यकता होगी। क्लियर। फिर मापन किसी भी व्यक्ति का सीधे मापन न करके उपर्युक्त साधन से करता है, यानी मापन जो होता है वो किसी भी व्यक्ति का सीधे मापन नहीं करता, वो साधन से मापन करता है। क्लियर। उसके बाद है मापन सदैव अंकात्मक निष्कर्ष देता है, यानी जो मापन होता है ये सदैव अंकात्मक निष्कर्ष देता है। मापन का प्रयोग आत्मनिष्ठ
हो सकता है। मापन का प्रयोग आत्मनिष्ठ नहीं हो सकता, यानी मापन जो है, मापन का प्रयोग आत्मनिष्ठ नहीं हो सकता, यानी अपने अनुसार हम नहीं कर सकते कि नहीं मेरा मन है इसको 1 किलो बना दे तो ये 1 किलो हो जाएगा, नहीं उसको मन करे 200 ग्राम बना दे, उसमें से 200 की कटौती कर दें, तो ये नहीं हो सकता। मापन एग्जैक्ट जो होगा वही होगा। क्लियर। उसके बाद है शैक्षिक मापन का उद्देश्य, यानी कि मापन का उद्देश्य क्या है, तो योग्यता आधारित वर्गीकरण करना, यानी योग्यताओं के आधार पर चीज़ों का वर्गीकरण करना। कोई चीज़ किस योग्यता में रखने वाली है तो उसको उसमें रखेंगे, कोई चीज़ किस में रखने वाली तो उसको उसमें रखेंगे, सबको एक में मिक्स नहीं करेंगे। फिर मापन द्वारा अनुदेशन की प्रभावशीलता का पता लगाना, यानी मापन के द्वारा हम कौन सी चीज़ किस तरीके से कितना प्रभावी है उसका पता लगा सकते हैं। क्लियर। उसके बाद थर्ड है कि छात्रों के विकास में बाधात्मक तथ्यों की पहचान करना, यानी छात्रों के विकास में, यानी जो उनका विकास होता है उसमें कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, कौन कौन से तत्व बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उनकी पहचान करना होता है। मापन से आसानी से कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि छात्रों को व्यक्तित्व रूप से पहचानना, जिससे उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप उपचार किया जा सके, यानी मापन की ही सहायता से हम छात्रों को व्यक्तिगत यानी उनके शारीरिक रूप से देखकर उनके मन की भावनाओं को समझकर पहचान सकते हैं और उनकी आवश्यकता अनुसार उनका उपचार कर सकते हैं, यानी कि जो भी समस्या होगी उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। क्लियर। उसके बाद है फिर शैक्षिक मापन की सीमाएं, यानी कि इसकी सीमाएं क्या क्या हैं मापन की। कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ सीमाएं भी हैं। तो सीमाएं देखते हैं कि सीमाएं क्या हैं। सीमाओं में सबसे पहला पॉइंट है कि मापन का क्षेत्र अत्यंत संकुचित एवं सीमित होता है, यानी जो मापन होता है इसका क्षेत्र अत्यंत संकुचित एवं सीमित होता है, यानी विस्तृत नहीं होता है, बट मूल्यांकन का क्षेत्र जो है वो विस्तृत और व्यापक होता है। क्लियर। यानी एक ही क्षेत्र में हम इसका जो उपयोग है वो कर सकते हैं, हर जगह पे नहीं कर सकते हैं, और जहाँ कर भी सकते हैं तो इतना मान्य नहीं होगा मूल्यांकन की अपेक्षा। मापन जो मूल्यांकन के पहले की जो अवस्था है वो मापन है। क्लियर। अभी मूल्यांकन पढ़ेंगे तो आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि मापन का रूप व्यवस्थित होता है किंतु इसकी प्रक्रिया जटिल होती है, यानी इसका रूप जो है वो तो व्यवस्थित होता है लेकिन इसकी प्रक्रिया है वो जटिल होती है, यानी कठिन होती है। भौतिक मापन की अपेक्षा शैक्षिक मापन कम स्तर का होता है, यानी कि भौतिक मापन जो दैनिक जीवन में हम लोग करते हैं उसकी अपेक्षा जो शिक्षा में मापन होता है वो कम स्तर का होता है। क्लियर। उसके बाद है फिर कि मापन के द्वारा हमें किसी व्यक्ति प्रक्रिया की मात्र सूचनाएं मिलती हैं, निर्णय नहीं प्राप्त होता है, यानी कि किसी चीज़ का हम मापन कर रहे हैं या किसी व्यक्ति का मापन कर दिया कि वो बहुत ज़्यादा मोटा है या बहुत ज़्यादा पतला है, बट एग्जैक्ट हमको उसका वेट, और किसी वस्तु का मापन किए तो एग्जैक्ट हमको उसकी जो उसका वो वज़न होता है वो नहीं पता चल पाता। क्लियर। तो आप लोग अगर शैक्षिक मापन की सीमाएं समझ गए हैं तो अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शैक्षिक मापन के स्तर। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट करके आप लोग लिखिएगा। शैक्षिक मापन के स्तर बहुत ही पूछा जाता है, और जो शैक्षिक मापन के स्तर है वो स्टीवेंसन महोदय जी ने मापन के 4 स्तर बताए हैं। किसने बताए हैं? स्टीवेंसन महोदय जी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मापन के स्तर किनके आधार पर कितने हैं, तो स्टीवेंसन के आधार पर 4 मापन के स्तर हैं। क्रम से आपको याद रखना है, पहला नामित स्तर, फिर क्रमित स्तर, फिर अंतरित स्तर, फिर अनुपातित स्तर। तो नामित स्तर सबसे कम जो योग्यता रखता है, फिर उससे ज़्यादा अच्छा क्रमित होता है, फिर उससे ज़्यादा अच्छा अंतरित होता है, अनुपातिक जो होता है ये सबसे अच्छा स्तर माना गया है। क्लियर। तो नामित स्तर जो होता है, नामित स्तर में क्या होता है कि ये जो स्तर है हमारा, इस स्तर की भूमिका थोड़ी कम ली जाती है। क्यों कम ली जाती है? क्योंकि ये
कम परिमार्जित स्तर माना जाता है। वजह क्या है इसकी? दोस्तों वजह क्या है इसमें? वजह यह है कि इसमें ना किसी व्यक्ति का या तो निवास स्थान के आधार पर या तो फिर नागरिकों के आधार पर, ग्रामीण शहरी के आधार पर, विषयों के आधार पर विद्यार्थियों को कला, विज्ञान, गणित और चिकित्सा इत्यादि लिंग के आधार पर यानी स्त्री पुरुष, तो इन विभागों में, इन वर्गों में बांट देना ही नामित स्तर है। यानी कि जैसे 4-5 व्यक्ति हैं, व्यक्ति नहीं सॉरी बालक ले लेंगे हम, बालक हैं, बोल देंगे कि चलो मैथ वाले कितने हैं, इधर बोलेंगे कि साइंस वाले कितने हैं, और फिर बोलेंगे कि मैथ हो गया, साइंस हो गया, और एक बोल दिए चलो आर्ट साइड वाले कितने हैं, तो 3 ले लिए। अब इसमें से इसमें 2 आए, इसके विद्यार्थियों ने 2 हाथ खड़े किए, इसने 1 ही खड़ा किया, तो ये क्या नामित स्तर इस तरीके से होता है। यानी किसी भी एक योग्यता को ले लेना, वो भी ऐसी योग्यता कि जिसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि मापन बिल्कुल क्लियर ही हो, क्योंकि इसमें मापन क्लियर हो ही नहीं सकता, सबकी अपनी अलग अलग पसंद है। अब कहीं एक समूह में गए, वहाँ स्त्री पुरुष खड़े हैं, माना 20 पुरुष खड़े हैं, 40 स्त्रियां हैं, तो क्या स्त्रियों का मापन में संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो वहाँ पे क्या स्त्रियों को हम उच्च अवसर दे देंगे, बोलेंगे कि नहीं स्त्रियां सबसे आगे हैं, अरे पुरुष नहीं आए इस वजह से वो पीछे हैं, तो नामित स्तर इसलिए परिमार्जित नहीं माना जाता है। क्लियर? इसमें कोई एक योग्यता उठा ली जाती है। उसके बाद बात करते हैं क्रमित स्तर। अब क्रमित स्तर क्या है दोस्तों? क्रमित स्तर नामित स्तर से कुछ परिमार्जित माना जाता है, यानी कि कुछ अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा ये भी नहीं है, कुछ अच्छा माना जाता है। कुछ अच्छा में कैसे माना जाता है कि जैसे विद्यार्थियों को इनकी योग्यता के आधार पर औसत दे देना, जैसे कि कमज़ोर है तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय या उत्तीर्ण कर देना। क्लियर? यानी कि इसमें बालकों को जो है पास फेल करेंगे तो प्रथम यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के आधार पर, ठीक है, और एक को ना बिल्कुल फेल ही कर देंगे, बिल्कुल फेल, ठीक है। तो इनको उनकी योग्यता के आधार पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फेल के अनुसार बांट देना, तो ये हमारा क्रमित स्तर कहलाता है। फिर 3rd नंबर पे है अंतरित स्तर। अंतरित स्तर में क्या है? ये 3रे नंबर का परिमार्जित है, यानी इन सबसे थोड़ा थोड़ा परिमार्जित है, यानी संतुष्टि रखने लायक है। तो इसमें क्या है? इसमें ना बच्चों को ग्रेटिंग कर देंगे कि जैसे ए वाला है तो वो 100 से 80% पे है, ठीक है। बी इस तरीके से कैटेगरी में बांट लेंगे, ए बी सी डी ग्रेड में उसको बांट देंगे। तो ये थोड़ा सा उपयोगी है, यानी कि थोड़ा सा परिमार्जित है और संतुष्टि देता है, और इस पे जो है लोग विश्वास भी करते हैं, और ये कॉलेज लाइफ में होता है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। उसके बाद अनुपातिक जो है ये सबसे मस्त वाला स्तर है, यानी कि ये बहुत ही यूज किया जाता है, ये एकदम शुद्ध परिमार्जित है। इसमें क्या होता है? इसमें विद्यार्थियों को उनकी लंबाई तथा भार आदि का मापन करके अंक प्रदान किया जाता है। यानी कि इसमें जैसे कोई विद्यार्थी है तो उसका भार मापन के आधार पर उसको अलग किया जाएगा, लेकिन इस तरीके से नहीं किया जाएगा कि जैसे होता है ना कि बच्चों को इस तरीके से बांटेंगे ना कि जैसे होता है ना बच्चों को कि कोई बच्चे का वेट किए तो वो 60 किलो का है, ठीक है, 60 केजी का है, एक बच्चे को लिए तो वो 30 केजी का है। तो इसमें शुद्ध है, हम ये कह सकते हैं कि ये बच्चा जो है भाई ये थोड़ा छोटा है, 30 किलो का है, और ये वाला 60 किलो का है, बड़ा है थोड़ा, तो ये इसका दुगना है, यानी ये हम कह सकते हैं कि ये इसका 2 गुना है। अगर किसी के 50% मार्क्स आए, किसी के 100% मार्क्स आए, तो कह सकते हैं कि इसके 2 गुने नंबर उसके आए हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारा अनुपातिक स्तर जो है ये अच्छा माना जाता है, और यही यूज भी होता है, ज़्यादातर यूज सारे होते हैं लेकिन इसकी ज़्यादा इसको मान्यता दी जाती है। तो इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिए कि स्टीवेंसन महोदय ने मापन के 4 स्तर बताए हैं: नामित स्तर, क्रमित स्तर, अंतरित स्तर, अनुपातिक स्तर।
एक बार फिर से रिपीट करेंगे। स्टीवनसन महोदय ने मापन के 4 स्तर बताए हैं, नामित स्तर, क्रमित स्तर, अंतरित स्तर और अनुपातिक स्तर। आपको ऐसे याद करना है। नामित किसी एक योग्यता को उठा लेना, क्रमित किसी योग्यता को तो लेना लेकिन उसमें ना स्त्री पुरुष सब वर्ग वर्ग में बांट देना, तो वो हमारा क्रमित स्तर कहलाता है। उसमें पास फेल करना यानी प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी में बांट देना। अंतरित क्या होता है? ग्रेड में बांट देना, ग्रेडिंग कर देना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। और आनुपातिक क्या होता है? इसमें किसी का कम और किसी का ज़्यादा अगर हो तो उसको उसके 2 गुना में भी कर सकते हैं, और जिसका कम ज़्यादा है वो बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि भार किसी का भी कितना हो सकता है, बाकायदा वजन करके उसको मापेंगे। क्लियर? तो 4 हमारे स्तर आप लोग याद रखिएगा। फिर है शैक्षिक मापन के चर, यानी स्तर हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे शैक्षिक मापन के चर। तो शैक्षिक मापन के चर कौन कौन से हैं? तो शैक्षिक मापन के चर यानी मापन के द्वारा वस्तुओं या व्यक्तियों के समूह को विभिन्न विशेषताओं या गुणों से अध्ययन किया जा सकता है। यानी जरूरी नहीं कि हम उसको विशेषता के अनुसार ही अध्ययन करेंगे, हम उसके गुणों को हिसाब से अध्ययन करना चाहें तो उसके हिसाब से भी अध्ययन कर सकते हैं। तो इन विशेषताओं तथा गुणों को चर राशि या अचर राशि में बांट सकते हैं। तो इसी वजह से कुछ ना कुछ भिन्न मिलेगा, यानी जब चर अचर राशि में बांटेंगे तो कुछ ना कुछ भिन्न मिलेगा। तो इस वजह से शैक्षिक मापन के 2 चर हैं। कौन कौन से? गुणात्मक चर और मात्रात्मक चर। गुणात्मक चर में दोस्तों क्या होगा? गुणात्मक चर में ये होगा कि व्यक्तियों को किसी एक गुण पे बांटना, कि जैसे कि लिंग यानी कि स्त्री पुरुष के आधार पर, विषयों के आधार पर कि वो गणित का है, विज्ञान का है, वाणिज्य का है, इस तरीके से उसको बांटना, कला, इस तरीके से। ठीक है, यानी गुण के आधार पे कैसे कि स्त्री पुरुष के आधार में बांटना, मतलब मेल फीमेल में बांटना। और दूसरा क्या हो गया? परसेंटेज में बांटना। इस तरीके से हमारा गुणात्मक चर हो गया, गुणों के आधार पर बांटना। फिर मात्रात्मक चर यानी मात्रा के आधार पर किसी को अंकन करना, मतलब कि अंकों से करना मेजरमेंट, किसी का मापन करना, उसके बाद उस पर बांटना। तो उसमें भी 2 टाइप का आ जाता है, सतत असतत। मापन भी हम लोग 2 तरीके से करते हैं। मापन 2 तरीके से किस तरीके से करते हैं? जैसे कि सतत मापन का एक उदाहरण हम आपको बताते हैं कि जैसे किसी चीज़ का हमने मापन किया कि कोई व्यक्ति है, मानो किसी व्यक्ति को हमने तौला, कोई जैसे बालक है, ये बालक है, ये बालक है, इसको हमने तोला, तो ये कितने वजन का निकला? बाय द वे चलो 15.5 kg का निकला। ठीक है, यानी 15 किलो 500 ग्राम का निकला। तो इसको तो चलो ये सतत मापन में चला गया। लेकिन इसी जगह पे अगर हम किसी घर का करें, व्यक्तियों में यानी परिवार फैमिली में काउंटिंग करें कि उनके फैमिली में कितने सदस्य हैं, तो वहाँ पे जैसे कि घर में 4 बड़े लोग हैं, एक बच्चा है, मिला के 5 लोग हैं उनके घर में। तो अब बच्चे को हम यहाँ पर 4.5 नहीं कह सकते, हमें यहाँ कहना होगा कि 4 बच्चे हैं और 4 उनके घर में फैमिली मेम्बर यानी बड़े हैं और एक छोटा बच्चा है, वहाँ पे 4.5 नहीं कह सकते। तो ये हो गया हमारा असतत चर। चर में आपको समझ में आया? गुणों के आधार पर बांटना गुणात्मक चर, और मात्रा यानी कि अंकों के आधार पर बांटना मात्रात्मक चर। तो अंकों के आधार पर भी 2 टाइप से बांटेंगे। जो सतत चर में बांटेंगे इसमें रहेगा एग्जैक्ट कोई मान होगा हमारा, ठीक है, एग्जैक्ट होगा, वो देखने में भी सही हो, जैसे वजन हो किसी चीज़ का, किसी वस्तु का हो, किसी व्यक्ति का हो। बट असतत चर में होगा कि किसी ऐसी चीज़ को हम आधा करके नहीं लगा सकते कि 4.5 व्यक्ति हैं उनके घर में, या फिर कहीं पर गए हों तो वहाँ बताएं कि 4.5 लोग गए थे, तो ऐसा नहीं हो सकता। कोई बुक्स हैं, 5 बुक्स हैं, हम बताएं और एक छोटी बुक उसके साथ छुटकी बुक लगी हो तो बता दें वहाँ पे कि 5.5 बुकें गई थी। तो 5.5 बुकें ना कहने में अच्छा लग रहा है, ना तो ये हो ही सकता है। तो वही चीज़ है असतत चर। क्लियर? आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया तो फिर आगे बात करते हैं शैक्षिक मापन के
तत्व। तो शैक्षिक मापन के तत्व में क्या है? पहला है गुण की व्याख्या, यानी किसी चीज़ों की जो मापन की है उसकी गुण की व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो व्याख्या तभी कर पाएंगे जैसे कि बुद्धि शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। कुछ विद्वान जो होते हैं वो बुद्धि को समायोजन की योग्यता मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान सीखने की योग्यता मानते हैं, तथा कुछ अन्य विद्वान इसे चिंतन की योग्यता मानते हैं। तो मापन करने से पूर्व मापनकर्ता के समक्ष यह पूर्ण रूपेण स्पष्ट होना चाहिए कि गुण का मापन उसे करना है। उस गुण का अभिप्राय होता है स्पष्टतः प्रथम चरण में मापन का कार्य मापन किए जाने वाले गुणों की स्पष्ट व्याख्या करना। यानी कि देखो, जो जैसे कि एक एग्जाम्पल बताया हमने कि कुछ मनोवैज्ञानिक जो हैं बुद्धि को क्या मानते हैं? कार्य करने की क्षमता, कोई कार्य करने की योग्यता, कोई सोचने की क्षमता वगैरह वगैरह मानता है। तो जब मापन का जो मेजरमेंट करेगा, यानी जो मापन को आंकने का काम करेगा, तो उसे पहले पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो गुण की व्याख्या, पहले गुणों के विषय में जानना चाहिए, तभी उसका मापन करना चाहिए। ये तत्व है। क्लियर? उसके बाद है फिर गुण की कार्यकारी परिभाषा। गुण की कार्यकारी परिभाषा जैसे कक्षा 1 के विद्यार्थी की हिंदी भाषा की संप्राप्ति के लिए शब्दों को पहचानने, लिखने तथा एक या दो शब्दों को जोड़ने की योग्यता के द्वारा कार्यकारी रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कक्षा 1 का बच्चा है, वो छोटे छोटे शब्दों को पढ़ रहा है, फिर उन्हें जोड़ जोड़ के लिख रहा है। तो इस तरीके से हम गुणों को कार्यकारी परिभाषा के रूप में समझ सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर बड़ा बनाना, फिर उसको सीखना, ये एक परिभाषा के रूप में है। क्लियर? उसके बाद है फिर गुण को इकाइयों के रूप में व्यक्त करना। तो गुण को इकाइयों के रूप में किस तरीके से व्यक्त करेंगे? मापन का वास्तविक सोपान क्या है, जबकि पूर्ववर्ती दोनों सोपान इस सोपान की पूर्व तैयारी हैं। यानी कि मापन करने वाला और मापन जिसका होता है वो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो दोनों को एक दूसरे के प्रति समझना चाहिए, और समझेंगे तभी जो प्राप्त परिणाम की इकाई के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। यानी चाहे जो रीजन हो उसको कायदे से मेजरमेंट, उसका मापन किया जा सकता है, और जो परिणाम होगा वो बिल्कुल अच्छा होगा। क्लियर? उसके बाद फिर है शैक्षिक मापन के महत्व। दोस्तों, हमने शैक्षिक मापन के तत्व पहले देखे, अब हम लोग देखेंगे शैक्षिक मापन के महत्व। तो महत्व में क्या है? मापन छात्रों एवं शिक्षकों को शिक्षण हेतु प्रोत्साहित करता है। यानी मापन जो है वो छात्रों को भी और शिक्षकों दोनों को प्रोत्साहित करता है। क्लियर? प्रोत्साहित किस तरीके से करता है? जैसे कि कुछ भी जानना है किसी के लिए तो मापन कर कर ही जानेंगे ना। तो ऐसा नहीं कि शिक्षक ही छात्रों का मापन करते हैं, छात्र भी शिक्षक का मापन करते हैं। तो दोनों एक दूसरे से प्रोत्साहित होते हैं मापन की वजह से। मापन के द्वारा छात्रों की बुद्धि, क्षमताओं, योग्यताओं, कुशलताओं की जांच की जाती है। मापन के ही माध्यम से बुद्धि की क्षमता कितनी है, योग्यता क्या है, कुशलता क्या है, क्या क्या कर लेता है, इसकी जाँच मापन के माध्यम से होती है। फिर नेक्स्ट है कि मापन के माध्यम से छात्रों को उचित निर्देशन एवं परामर्श दिया जाता है। यानी जब हम किसी बच्चे को मापेंगे तभी उसको उचित निर्देशन देंगे। जैसे वो किसी समस्या में, बाय द वे वो बीमार है, तो उसको निर्देशन देंगे कि वहाँ पे वो डॉक्टर हैं, उनको जाके तुम दिखाओ। निर्देशन में होगा सिर्फ हम उसको बताएंगे। परामर्श में होगा कि बिल्कुल कायदे से बताएंगे कि नहीं, वहाँ पे जाओ, तुम्हें दिखाना होगा, तुम दिखाओ, वहाँ बिल्कुल तुम सही हो जाओगे। ठीक है? तो ये मापन और परामर्श दोनों आपको समझ में आया। तो ये मापन के ही माध्यम से होते हैं और उचित हो जाता है मापन के माध्यम से। फिर नेक्स्ट है कि मापन छात्रों को आत्म मूल्यांकन का अवसर देता है। यानी मापन ऐसी प्रक्रिया है जो छात्रों को अपना मापन करने का अवसर देती है। क्लियर? कि हम इतने बुद्धिमान हैं, हम इतना कर सकते हैं, हमने इतने नंबर का किया। जैसे कि जो क्वेश्चन होते हैं आपसे बोला जाता है आंसर देखना कि कितना राइट किया, तो आप लोग खुद का मापन करते हो ना, हमने इतने राइट किए आंसर। तो वही चीज़ है यहाँ पर। फिर हम लोग पढ़ेंगे शैक्षिक मापन के प्रकार।
यानी कि मापन का स्तर पढ़ लिया, मापन के चर पढ़ लिए, मापन का तत्व पढ़ लिया, मापन का महत्व पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे मापन के प्रकार, यानी फाइनली जानेंगे कि मापन हमारा कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले देखेंगे मापन हमारा 3 प्रकार का होता है: मानसिक एवं सामान्यीकृत मापन, भौतिक एवं निरपेक्ष मापन, स्वमापन या इप्सेटिव मापन। ठीक है। मानसिक मापन में दोस्तों क्या होता है? मानसिक मापन में ये होता है कि जैसे ये मापन है, उस मापन से होता है, मतलब उस मापन से इस मापन का अभिप्राय ये है कि जिसके द्वारा व्यक्ति के मानसिक गुणों, आदतों तथा मनोवृत्तों वृत्ति का मापन किया जाता है। यानी इसमें किसी भी व्यक्ति के मानसिक गुण, आदतों का मापन किया जाता है। जैसे कि किसी भी बच्चे का अगर एग्ज़ाम कराया जाए और मानो मैथ का कराया गया टेस्ट और उसके 30 अंक आए हैं, तो 30 अंक उसके आए हैं, उसने पढ़ा है अच्छे से तो उसके 30 अंक आए हैं। मानसिक योग्यता के आधार पर किया ना हमने मापन उसका, तो एग्ज़ाम करवाया हमने उसका टेस्ट लिया तो उसके 30 नंबर आए। अगर यहीं पे एक व्यक्ति है जैसे मोहन, ठीक है, उसका मैथ में आ गया 10 नंबर, तो क्या हम कह सकते हैं कि उसे कुछ नहीं आता, उसको बिल्कुल 0 कर देंगे? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? हो सकता उसने पढ़ा ना हो सकता उसकी मैथ वीक हो, ठीक है, तो इस वजह से ये नहीं कह सकते कि उसे नहीं आता, वो कुछ नहीं कर सकता। क्लियर? तो ये होता है मानसिक मापन, यानी किसी एक डिसीजन पर हम नहीं कह सकते कि उसको कुछ नहीं आता, बिल्कुल उसकी योग्यता हम 0 कर दें, ये नहीं हो सकता। फिर दूसरा है भौतिक या निरपेक्ष मापन। भौतिक या निरपेक्ष मापन क्या है? भौतिक मापन से तात्पर्य यह है कि जिसमें ऐसी वस्तुओं का मापन किया जाता है जो वातावरण में भौतिक रूप से उपस्थित हों, ठीक है, यानी भौतिक रूप से उपस्थित हों और इसमें परम शून्य की स्थिति विद्यमान होती है, यानी कि जिसका पैमाना शून्य से प्रारंभ होता है। ऐसी चीज़ें इसमें ली जाती हैं कि जिसका जो मापन होता है वो शून्य से स्टार्ट होता है। जैसे कि किस प्रकार से? जैसे कि किसी की लंबाई, दूरी, ऊंचाई का मापन किया जाए तो लंबाई तो 0 से बढ़ती है ना, और ऊंचाई भी 0 से बढ़ता है, ठीक है। इसी वजह से कहा गया कि इसमें परम स्थिति जो है शून्य होती है, यानी कम से कम शून्य से आगे बढ़ती है स्थिति। जैसे कि किसी स्थान के तापमान को लीजिए तो वह शून्य भी हो सकता है, यानी हमें मापना है कहीं के तापमान के बारे में, तो जब किसी जगह का टेम्परेचर यानी तापमान जब मापेंगे तो फिर वहाँ की स्थिति शून्य भी हो सकती है, शून्य से आगे भी हो सकती है, 35, 45, 25, 20, 10 कुछ भी हो सकता है। तो वो होता है भौतिक या निरपेक्ष मापन, यानी जो हमारे वातावरण में जो चीज़ें होती हैं वो हमारी भौतिक मापन कहलाता है। फिर है स्वमापन। स्वमापन जैसे कि आपको समझ में ही आ रहा होगा, इस शब्द का प्रयोग परीक्षण के क्षेत्र में सर्वप्रथम रेमंड कैटल ने किया था। किसने किया था? रेमंड कैटल। और क्या बोले थे ये मानसिक मापन के विपरीत होता है, यानी कई बार व्यक्ति को बाध्य चयन करना पड़ता है। इसे कैटल महोदय ने इप्सेटिव मापन की संज्ञा दी। क्यों दी? क्योंकि इसमें कभी कभी ना व्यक्ति को बाध्य चयन करना पड़ता है। हम आपको उदाहरण से समझाते हैं तो फिर ज़्यादा अच्छे से आप समझेंगे। जैसे कि एक मूल्य परीक्षण के मूल्यों में सत्य, ईमानदारी, मैत्रीभाव व सहयोग को छात्रों में वरीयता क्रम दिया गया है। जैसे कि दोस्तों हम ले लेते हैं यहाँ पे, एक सत्य हमने ले लिया, एक हमने झूठ ले लिया और एक हमने ले लिया ईमानदारी। हम ईमान लिखे दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा, पूरा लिखा है ईमानदारी, ठीक है। तो इसको हमने अंक दिया कितना? 1, 2, 3 अंक दिया, जिसमें छात्र ने सत्य को अंक दे दिया। यानी कि एक क्रम देने के लिए कहा जाए तो छात्र जो है सत्य को 1 अंक दे देगा। जैसे ये सत्य है, सत्य को हमने 1 अंक दे दिया, ठीक है। तो वह
तो वह यह अंक किसी दूसरे मूल्य को नहीं दे सकता। यानी 1 जब हमने ये 1 उठा के यहाँ पे दे दिया इसको, तो अब हम 1 क्या झूठ को 1 दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो इसी प्रकार 2 को हमें 2 जो है वो हमें झूठ को देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हमने झूठ को दे दिया। तो 2 जब झूठ को दे दिया, उसके बाद बचा हमारा ईमानदारी। तो ईमानदारी को हमें मजबूरी में 3 देना पड़ेगा। हम नहीं देना चाहते ईमानदारी को 3, लेकिन हमें मजबूर हैं भाई। अब 1 यहाँ ईमानदार बचा और यहाँ 3 एक हमारी संख्या भी बची, तो मजबूरी में हमें देना पड़ेगा। हम चाहते नहीं हैं देना, लेकिन हमें देना पड़ेगा। यानी मजबूरी में कभी कभी कोई ऑप्शन करेक्ट करना पड़ता है, वही चीज़ है। जैसे कि चलो हम यहाँ पे कुछ और लेके आपको बताते हैं। जैसे यहाँ मोहन, रीता, सीमा, ठीक है, 3 नाम हैं। यहाँ पे 3 इधर नंबर भी हमने दे दिए, 1 2 3, एक ही नंबर लेके हम आपको समझाते हैं। जैसे मीना को हमने 1 नंबर दे दिया, अब हम रीता को 1 नंबर देना चाह रहे हैं, तो क्या हम दे सकते? भाई 1 हमने मीना को दे दिया, तो हम कैसे इसको दें? तो इसको हम चाहे 2 दें चाहे 3 दें। अच्छा चलो, हमारा मन किया, हम बहुत खुश हैं रीना से, हमने इसको 3 नंबर दे दिया। अब बची हमारी कौन थी? ये सीता उता जो भी था, हमने नाम बोल दिया, याद ही नहीं है हमें अब, जो भी थे ये। ठीक है, इनको हमें अब मजबूरी में 2 देना पड़ेगा। हमारा तो मन ये भी नहीं है देने का, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं, देना पड़ेगा 2, तो दे दिया। ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पे रेमंड कर्टेल महोदय ने बोला है। क्लियर? एक बार रिवीजन करा देती हूँ शैक्षिक मापन का। शैक्षिक मापन के प्रकार का, तो मानसिक और सामान्यीकृत मापन क्या है भाई? इसमें जो मानसिक योग्यता का मापन होता है, जिसमें कि किसी का टेस्ट कराया जाता है, उसको 60 नंबर एक को मिला, एक को यहाँ पे 20 नंबर मिला, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये 10 वाले को कुछ नहीं आता, नहीं कह सकते। उसने नहीं पढ़ रखा है इसलिए उसको नहीं आता है। क्यों कहें हम कि उसे नहीं आता? कभी किसी से भी हो सकता है। तो इस तरीके से भौतिक या निरपेक्ष मापन दूसरा जो क्या है, ये मापन कहता है कि जो चीज़ें हमारे वातावरण में मौजूद होती हैं हम उन्हीं का मापन करते हैं। जैसे तापमान का कर सकते हैं, और किसका कर सकते हैं? तापमान का कर सकते हैं, और लंबाई का कर सकते हैं, दूरी का कर सकते हैं, ऊंचाई का कर सकते हैं। तो यानी जो चीज़ें प्रकृति में उपस्थित हैं उनका मापन कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे किसी के तापमान का, मानो चलो लंबाई का करते हैं, ठीक है, लंबाई का, ये एक व्यक्ति है, ये बन गया एक व्यक्ति, ये आँखें नहीं बन रही हैं, ये बन गया एक व्यक्ति, ठीक है, इसका हम मापन करते हैं। अब ये कितने सेमी का होगा? 3-4 सेमी का भी नहीं होगा, ठीक है। और एक ले लिए, ये बिल्कुल 0 का होगा। तो जो मापन शुरू होता है 0 से, इंची टेप होता है ना, तो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4, तो इसको मापेंगे तो चलो इसको 5 सेमी का कर दिया ये, इसको तो 0 से भी कम आ गया, 1 से भी कम आ गया, तो इसको 1 सेंटीमीटर का रखेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से है, यानी कि 0 से भी चीज़ें शुरू हो सकती हैं। फिर स्वमापन, स्वमापन में माने मजबूरी में किसी को अंक देना, हमने उदाहरण से आपको बताया, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग शैक्षिक मापन के कार्य। शैक्षिक मापन के कार्य क्या क्या हैं? भविष्यवाणी करना, भाई किसी के बारे में जब मापन कर लेंगे तो उसके लिए हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं कि भविष्य में ये क्या बनेगा, कौन कौन सी योग्यता इसके अंदर है। जैसे कोई है ना, बहुत अच्छे से चलता है, खूब अच्छे से बोलता है, पर्सनालिटी अच्छी है, तो बोलते हैं अरे ये तो पुलिस में जाने लायक है, ये डॉक्टर बनने लायक है। ठीक है, तो वो सब हम मापन के माध्यम से करते हैं। तुलना करना, 2 व्यक्तियों में, एक व्यक्ति से सुनकर आए अरे वो बहुत अच्छा गाती है, एक सुन के आए वो भी बहुत अच्छा गाती है, दोनों में तुलना कर दिए। एक बोला सीता बहुत अच्छा गाती है, वो बोलेगा मीता बहुत अच्छा गाती है, दोनों तुलना कर दिए, कंपेयर कर दिए कि दोनों बहुत अच्छा गाती हैं। ठीक है, फिर आविष्कार करना, मापन के अनुसार जो हम किसी चीज़ पे अनुसंधान करते हैं, यानी रिसर्च कर सकते हैं, किसी नए चीज़ पे टेस्ट कर सकते हैं और नए आंकड़े जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया आविष्कार करना, यानी चीज़ों को रिसर्च करके खोज कर सकते हैं चीज़ों के लिए। सलाह देना, मापन के हिसाब से हम किसी को भी शैक्षिक, व्यावसायिक, किसी भी क्षेत्र में सलाह दे सकते हैं कि आप ये करो, आप वो करो, आप ये व्यापार करो, आप ये बुक पढ़ो। मापन है तभी तो सलाह दे सकते हैं। ठीक है, सलाह लेते भी हैं आप लोग, डेली लाइफ में लेते होंगे, आपको पता होगा। फिर निदान करना, निदान करना क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में निदान हो सकता है,
किस तरीके से निदान प्रक्रिया जटिल होती है, यानी शैक्षिक में निदान प्रक्रिया जटिल होती है। इसके अंतर्गत परीक्षाओं द्वारा बालक की कठिनाइयों का पता नहीं चलता, वरन इसको दूर करने हेतु उपचारात्मक शिक्षण भी दिया जाता है। यानी निदान के माध्यम से किसी की समस्या नहीं दूर करी जा सकती, निदान तभी किया जा सकता है जब हम उसका उपचार करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो क्लियर है, तो फिर आगे बात करते हैं शैक्षिक मूल्यांकन की सीमाएं। अब देख लेते हैं फटाफट कि शैक्षिक मूल्यांकन की सीमाएं क्या क्या हैं। तो दोस्तों, सीमाएं में सबसे पहले मापन के द्वारा किसी व्यक्ति या प्रक्रिया के विषय में मात्र सूचनाएं मिलती या कोई निर्णय नहीं प्रदान करता है। यानी जो मापन होता है, हमको किसी की कमियां, किसी की अच्छाइयों की सूचना मिलती है, हम कोई एग्जैक्ट निर्णय उस पर नहीं ले सकते हैं। शैक्षिक विशेषताओं की विमाएं ज्ञात न होने से मापन उतना शुद्ध नहीं हो पाता जितना भौतिक मापन होता है। यानी कि कुछ शैक्षिक विमाएं यानी कि कुछ उपकरणों के माध्यम से हम मापन नहीं कर पाते, इस वजह से भौतिक मापन के जितना शुद्ध नहीं होता। भौतिक मापन में क्या होता है कि वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से मापन करते हैं, जैसे कि हमें टेम्परेचर नापना, थर्मामीटर से नापेंगे, ऊंचाई नापनी है तो मीटर होगा, उसका कोई दूरी नापेंगे तो वो भी कोई मीटर होगा, लंबाई नापेंगे तो वो भी इंची टेप, कुछ ऐसे उपकरण जो वैज्ञानिक द्वारा बनाए गए उपकरण होंगे उनका उपयोग करेंगे। ठीक है, फिर है कि मापन का क्षेत्र भी सीमित होता है। एक समय में हम एक व्यक्ति के मात्र एक या कुछ ही पहलुओं का अध्ययन कर सकते हैं। इसके द्वारा संपूर्ण व्यवहार या व्यक्तित्व का अध्ययन कदापि संभव नहीं है। यानी मापन का क्षेत्र सीमित है। किसी एक व्यक्ति के एक गुण या 2-3 गुण को उठा के बस उसी का मापन कर सकते हैं, पूरे संपूर्ण व्यवहार का मापन नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे हमारे समक्ष आप लोग बैठे हैं और हमने कोई क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर फटाफट दे दिया, तो हम पूर्णतः नहीं कह सकते कि नहीं ये बच्चा बहुत ही तेज़ है। अरे आपने हमारे सब्जेक्ट में आंसर दे दिया तो हम कह रहे हैं कि हाँ बहुत तेज़ हैं। तो एक पहलू से आंसर की वजह से हम आपको अच्छा बोल सकते हैं। आप बिल्कुल शांति से बैठे हैं, अच्छे से वातावरण में समायोजन कर लिए हैं, अच्छे से बैठे, तो हम ये बोल सकते हैं कि बच्चा बहुत शांत रहता है, ज़्यादा शैतानी उथल पुथल नहीं करता है। तो 2 गुणों से हमने आपको अच्छा बोल दिया, लेकिन संपूर्ण व्यवहार में नहीं कह सकते कि अच्छा है। ठीक है, तो यानी वही बात बोली गई कि 1, 2, 3 गुणों का जो है मापन कर सकते हैं, पूरे व्यवहार का मापन नहीं कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अब पढ़ेंगे शैक्षिक मूल्यांकन, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाओगे। नेक्स्ट वीडियो में हम शैक्षिक मूल्यांकन का रिवीजन करेंगे। क्लियर दोस्तों? और आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि आप लोग वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर करें। आप लोगों को टेलीग्राम पे PDF इसका मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके अपना नोट्स भी बना सकते हैं, और बाकी क्लास से भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, और सब्जेक्ट भी आप पढ़ सकते हैं। तो ऑनलाइन शिक्षण को मोटिवेट कीजिए इसी तरीके से। आप लोग रास्ता चाहे जो हो, आप चाहे वीडियो को शेयर करके करिए, या फिर अच्छे पॉजिटिव कमेंट करके करिए। ठीक है दोस्तों, अब इसी बात से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू क्लास।